हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ऐसे समीकरण को हल करना सीखेंगे जिसके मूल हरात्मक श्रेणी में है। इसके लिए यहाँ हमने एक प्रश्न लिखा है और इस प्रश्न में जो समीकरण दिया है इस समीकरण के मूल हरात्मक श्रेणी में है ऐसा कहा गया है और हमें इस समीकरण को हल करके इसके मूल ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम दिया गया समीकरण लिख देंगे। दिया गया समीकरण है, समीकरण लिख देते हैं 6x³ - 11x² + 6x - 1 = 0। अब प्रश्न में कहा गया है कि इस समीकरण के जो मूल है वह हरात्मक श्रेणी में है। तो हम पहले यहाँ इसके 3 मूल अल्फ़ा बीटा गामा ले लेते हैं, क्योंकि दिया गया समीकरण 3 घात का समीकरण है, इसलिए इस समीकरण के 3 मूल हो गए। तो हम मान लेते हैं, माना इस समीकरण के 3 मूल या इस समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा गामा है, तब मूलों एवं गुणांकों में संबंध निम्न है। हम इस समीकरण के मूलों और इस समीकरण के गुणांकों में यहाँ संबंध लिखेंगे। दिया गया समीकरण 3 घात का है तो इसके 3 मूल हो गए और मूलों और गुणांकों में भी 3 संबंध हो गए। तो वो तीनों संबंध हम यहाँ लिख देंगे। पहला संबंध जो है वह सभी मूलों का योगफल होता है, तो हम पहले संबंध में सभी मूलों का योगफल लिखेंगे और इसका मान जो होता है वह -b/a होता है। तो b जो होता है वह x² का गुणांक होता है और a x³ का गुणांक। यहाँ b के जगह पे -11 है और a के जगह पे 6 है, मतलब x² का गुणांक -11, x³ का गुणांक 6 है। यहाँ हमें b/a लिखना है, माइनस लिख चुके। यहाँ b के जगह b का मान -11 और a का मान 6। ये जो b है यह b x² का गुणांक होता है और a x³ का गुणांक, ये -b/a। ये होगा 11/6। इसको समीकरण 1 देंगे हम। इसके बाद दूसरा संबंध लिखते हैं। दूसरा संबंध दो मूलों के गुणनफलों का योगफल होता है। ये पहले और दूसरे मूल का गुणनफल लिख दिए, प्लस दूसरे और तीसरे मूल का गुणनफल प्लस पहले और तीसरे मूल का गुणनफल लिख देते हैं। दो मूलों के गुणनफलों के योगफल का मान c/a होता है। c x का गुणांक होता है और a x³ का गुणांक। x का गुणांक भी 6 है, x³ का गुणांक भी 6 है, तो 6/6 1। ये होगा समीकरण 2। अगला संबंध सभी मूलों का गुणनफल होता है और इसका मान -d/a होता है। ये माइनस लिख चुके। d जो होता है समीकरण का अचर पद होता है और a x³ का गुणांक। तो यहाँ -d/a मतलब -1/6 होगा, क्योंकि अचर पद -1 है और x³ का गुणांक 6। तो ये -1/6 मतलब 1/6 होगा। इसको समीकरण 3 देंगे। ठीक है। अब प्रश्न में जो कहा गया है, प्रश्न में जो शर्त दी है कि इस समीकरण के मूल हरात्मक श्रेणी में है, इस शर्त का प्रयोग करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार चूंकि दिए गए समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हरात्मक श्रेणी में है। अगर 3 संख्याएं हरात्मक श्रेणी में हो तो उनका हरात्मक माध्य बीटा = होता है। अगर अल्फ़ा बीटा गामा हरात्मक श्रेणी में हो तो इसका हरात्मक माध्य बीटा का मान 2 अल्फ़ा गामा अपॉन अल्फ़ा प्लस गामा होता है।
तो ये हरात्मक माध्य लिख देंगे हम, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा गामा अपॉन अल्फ़ा प्लस गामा। ये हरात्मक माध्य का सूत्र है, यहाँ लिख देंगे, इसलिए हरात्मक माध्य बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा गामा अपॉन अल्फ़ा प्लस गामा। इसको आगे बढ़ाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस गामा का मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 2 अल्फ़ा गामा है, इसको लिख देते हैं। इसको समीकरण 4 देते हैं। और अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर, और ऐसा करने पर देखो हमें क्या प्राप्त होगा, ये समीकरण 2 है, इसमें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा की जगह हम 2 अल्फ़ा गामा लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 अल्फ़ा गामा। इसके जगह पे हमने 2 अल्फ़ा गामा लिख दिया, और ये प्लस अल्फ़ा गामा जैसे का वैसा लिखेंगे, और इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड 1 लिख देते हैं। इसके बाद इसको हल करेंगे, 2 अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा गामा 3 अल्फ़ा गामा होगा, 3 अल्फ़ा गामा इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम अल्फ़ा गामा का मान निकालेंगे, अल्फ़ा गामा इक्वल्स टू 1/3 होगा। अल्फ़ा गामा का यह मान हम समीकरण 3 में रखकर अल्फ़ा का मान प्राप्त कर लेंगे। इसको दे देते हैं हम समीकरण 5। यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 व 5 से हम देखो क्या करने जा रहे हैं, ये अल्फ़ा गामा का जो मान है 1/3, इस मान को हम समीकरण 3 में यूज करेंगे अल्फ़ा गामा के जगह। तो जब हम समीकरण 3 में अल्फ़ा गामा के जगह अल्फ़ा गामा का मान 1/3 रखेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये 1/3 बीटा होगा और राइट हैंड साइड में 1/6। तो रख देते हैं समीकरण 3 में जब अल्फ़ा गामा की जगह 1/3 लिखेंगे तो समीकरण 3 की लेफ्ट हैंड साइड में 1/3 बीटा मिलेगा और राइट हैंड साइड में 1/6 था, इसको लिख देंगे हम। इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से बीटा इक्वल्स टू 1/2 मिलेगा हमें। बीटा का जो मान है, यह बीटा का मान हम किसी भी एक समीकरण में रखकर अल्फ़ा और गामा का मान ज्ञात करेंगे। हम देखो यहाँ पर हम बीटा का मान समीकरण 1 और 3 में यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में बीटा का मान रखेंगे तो समीकरण 1 का नया रूप प्राप्त होगा, अल्फ़ा प्लस 1/2 प्लस गामा इक्वल्स टू 11/6। देखो ये है अपना समीकरण 1। इस समीकरण 1 में हमने बीटा की जगह बीटा का मान 1/2 रख दिया, जिससे हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण को हल करते हैं हम। ये अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 11/6 माइनस 1/2 होगा। अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू, इसका एलसीएम 6 आएगा, ऊपर 11 माइनस 3, ये अल्फ़ा प्लस गामा का मान प्राप्त होगा 8/6। यहाँ से अल्फ़ा प्लस गामा का मान निकालेंगे हम 4/3। अब इसके बाद इसको दे देते हैं हम समीकरण 6। देखो हम अल्फ़ा प्लस गामा को रूट ऑफ अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 या फिर प्लस 4 अल्फ़ा गामा लिख सकते हैं, या फिर इसको देखो इस टाइप से लिखते हैं, अल्फ़ा माइनस गामा को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा गामा। अगर हम इस राइट हैंड साइड को हल करें तो हमें अल्फ़ा माइनस गामा का स्क्वायर मिलेगा रूट के अंदर, और रूट में अल्फ़ा माइनस गामा का स्क्वायर अल्फ़ा माइनस गामा होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा।
इसको आगे बढ़ाते हैं, ये रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा की जगह अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू रखते हैं 4/3 और उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं -4 जैसे का वैसा, और अल्फ़ा गामा की जगह अल्फ़ा गामा का मान रखेंगे। अल्फ़ा गामा का मान 1/3 है तो हम यहाँ अल्फ़ा गामा के जगह 1/3 लिख देते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और अपॉन में जो 3 है उसका स्क्वायर 9 होगा -4/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये रूट ऑफ होगा एलसीएम 9 ऊपर 16 -12, क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 4 12 होगा। ये रूट ऑफ 4/9 होगा। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। जब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2/3। अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल्स टू रूट ऑफ 4/9 था, 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3 होगा। इसको देते हैं हम इक्वेशन 7। अब हम देखो क्या करेंगे, ये इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 6 और 7 को जोड़ने पर सबसे पहले हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देते हैं। ये समीकरण 6 की लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा प्लस गामा थी और समीकरण 7 की लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा माइनस गामा है। लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड करते हैं। समीकरण 6 की राइट हैंड साइड में 4/3 था और समीकरण 7 की राइट हैंड साइड में 2/3 है, इनको जोड़ देंगे। यहाँ देखो ये माइनस गामा से ये प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, प्लस गामा माइनस गामा से कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा होगा और इधर 4/3 प्लस 2/3 6/3 होगा। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा की वैल्यू 2 मिलेगी क्योंकि 6/3 2 होगा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 मिलेगी, अल्फ़ा का मान भी मिल चुका। अब हम अल्फ़ा का मान समीकरण 6 में रखकर गामा का मान प्राप्त कर लेते हैं। अल्फ़ा का मान समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 6 देखो क्या था, समीकरण 6 था अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 4/3। ये अपना समीकरण 6 था। इसमें हम अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान 1 रखेंगे तो मिलेगा हमें 1 प्लस गामा इक्वल्स टू 4/3। इसको आगे बढ़ाएंगे, गामा इक्वल्स टू 4/3 -1, यहाँ से हमें गामा का मान 1/3 मिलेगा। इस प्रकार दिए गए समीकरण के तीनों मूल अल्फ़ा बीटा गामा के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ लिखते हैं अतः अभिष्ट मूल है। तीनों मूलों को हम एक साथ लिख देंगे। यहाँ अल्फ़ा का मान 1 है, बीटा का मान देख लेते हैं हम। बीटा का मान हमें प्राप्त हुआ था 1/2 और गामा का मान 1/3 और यही अपना आंसर है। तो इस प्रकार से जब दिए गए समीकरण के मूल हरात्मक श्रेणी में हो तब समीकरण को इस प्रकार से हल करना होता है। अब इसके बाद हम अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही।